बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है भूआकृतियां तथा उनका विकास। इसके शुरुआती भागों के अंदर बच्चों हमने देखा था कि भूआकृतियां किसे कहते हैं, उनके विकास का क्या अर्थ होता है। इसके पश्चात हमने देखा बच्चों नदी निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, आज हम देखेंगे बच्चों इसमें हिमानीकृत या फिर जहां पर परमानेंट स्थायी रूप से बर्फ से बने हुए जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हिम के जो क्षेत्र होते हैं उनसे निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। उसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं स्थलाकृतियां अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों प्रकार की स्थलाकृतियां हो सकती है। किसी भी अपरदन कारक के द्वारा निक्षेपात्मक और अपरदनात्मक दोनों प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, वो हमने इससे पहले भी देखा था। आखिर आज हम देखना चाहते हैं कि हिमनद या फिर हिमानीकृत स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हिमनद क्या होते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी में विभिन्न स्थान हैं, महाद्वीप द्वीपों का स्थान है, और उन महाद्वीपों और द्वीपों में कुछ बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है, अर्थात पूरे साल भर वहां पर हिम का आवरण रहता है। और उन क्षेत्रों में बच्चों आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके पूरी पृथ्वी पर हिमावरण पाए जाते हैं, हिम क्षेत्र स्थायी रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, समूचे स्थल पर ही हिम के आवरण पाए जाते हैं। और उन हिम आवरण की वजह से, हिमानीकृत क्षेत्रों की वजह से ऐसी कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन सकती है उसके बारे में देखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिमनद की। तो बच्चों हिमनद जो होता है वो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हिमानीकृत रूप से जो हिम बर्फ के जो बड़े बड़े नदियों के रूप में जो बहाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। ये परिभाषा के रूप में यहाँ पर हो गया कि पृथ्वी पर परत के रूप में। यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात है कि हिमनद जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे नदी का प्रवाह होता है, नदी के प्रवाह में क्या बहता है, पानी बहता है, उसी प्रकार से हिमनद के प्रवाह में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े साथ में पानी के बहते हैं। अब वो केवल बर्फ के टुकड़े भी हो सकते हैं और कुछ तापमान मिलने पर उसमें पानी भी हो सकता है। तो पानी, बर्फ या फिर केवल बर्फ हिम के रूप में बह सकती है हिमनद में। पर्वतीय ढालों में, घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। और जिस प्रकार से बच्चों नदी घाटी में ढाल एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसी तरीके से यहाँ हिमनद में भी ढाल जो होता है वो यहाँ पर एक मुख्य भूमिका निभा करता है, क्योंकि ढाल के कारण ही बच्चों, ढाल के कारण ही जो हिमनद है उसके अंतर्गत जो प्रवाह होगा वो ऊपरी स्थल से निचले स्थल पर होगा। जैसे कि हम दूसरी नदी जो घाटियां है वहां पर भी हम देखते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो वृहद समतल क्षेत्र पर हिमपरत के रूप में फैले हो, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। यहाँ दोनों बात पता चल गई हमें कि महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद। बच्चों महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वो होते हैं जो वृहद समतल क्षेत्र पर होते हैं, जो समतल क्षेत्र पर होते हैं। बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो समतल क्षेत्र पर होते हैं, जो समतल लगभग धरातल पर होते हैं, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं, महाद्वीपीय या गिरिपद हिमनद पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो कि पर्वतीय क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र जो कि पर्वतीय क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में से किस प्रकार के हिमनद निकलते हैं, पर्वतीय या घाटी हिमनद निकलते हैं। तो दो प्रकार के हिमनद हमने यहाँ पर देखे, एक तो महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद और दूसरा है पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद। तो पर्वतीय हिमनद और
हमने यहाँ पर महाद्वीपीय हिमनद के बारे में स्पष्ट रूप से देखा। जहाँ समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ महाद्वीपीय हिमनद, और जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पर्वतीय हिमनद पाए जाते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों कि ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर के मीटरों तक प्रवाहित हो सकते हैं। इनकी गति बहुत धीमे होती है क्योंकि भार ज़्यादा होता है। ठीक है, भार ज़्यादा होता है, पानी जल्दी से निकल जाता है, लेकिन बर्फ़ जो होती है, जो हिम जो होता है बच्चों, वो भारी होता है और उसको खिसकने में समय लगता है। और यहाँ पर जो हिमनद जो खिसकते हैं, गतिमान होते हैं, वो किसके कारण से होते हैं? गुरुत्व बल के कारण होते हैं। हिमनदों के प्रबल अपर्दन होता है जिसका कारण इनके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो काम करेंगे हिमनद यहाँ पर दो काम करेंगे। जैसे कि इस तरीके से हिमनद यहाँ पर प्रवाहित हो रहे हैं। तो एक तो ढाल के कारण, बच्चों ये देखने वाली बात है, एक तो ढाल के कारण यहां पर ये अपर्दन करेंगे। दूसरा बच्चों, ये इनके अंदर स्वयं में एक भार होता है। हिमनदों में स्वयं में एक भार होता है। इस वजह से इस भार के कारण, इस घर्षण के कारण भी अपर्दन ज्यादा करते हैं। ठीक है, साथ ही ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत और छोटी पहाड़ियां होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से अपर्दन कर सकते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है और विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है और एक हिमानी धोत या आउटवाश प्लेन रह जाता है। जिस तरीके से बच्चों हमने पेनी प्लेन देखा वहां पर, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हिमानीकृत जो स्थलाकृति होती है उनमें आउटवाश प्लेन या हिमानी धोत बन जाता है। अंत में अंतिम अवस्था में हिमानीकृत स्थलाकृति होगी वो आउटवाश प्लेन के रूप में हमें दिखाई देगी, जो कि कैसी होगी? अपर्दन और निक्षेपण के पश्चात जो समतल मैदान के बराबर दिखाई देती है। ठीक है, जिस तरीके से पेनी प्लेन नदी निर्मित जो स्थलाकृतियों में पेनी प्लेन आखिरी अंतिम अवस्था में हमें प्राप्त होता है जिसे हम समप्राय मैदान कहते हैं, उसी प्रकार से बच्चों हिमानीकृत जो अपर्दन और निक्षेपण की जो अवस्था होती है, जो हिमानीकृत जो चक्र होता है, उसकी अंतिम अवस्था में हमें आउटवाश प्लेन या हिमानी धोत प्राप्त होता है। बच्चों यहां पर यह देखने वाली बात है कि हिमनद लगातार जो चलता रहता है, साथ में ये अपने आप में मलबा को हटाता रहता है, क्योंकि यहां पर बच्चों मलबा ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक तो उसका अपर्दन ज्यादा होता है, हिमानीकृत क्षेत्रों में हिम ज्यादा अपर्दन करती है, साथ ही साथ उसमें अपने आप में भार होने के कारण भी वो मलबा अपने आप में हटाता हुआ जाता है। ठीक है, और हिमनद की जब संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है, जब उसमें इतनी पावर खत्म हो जाती है कि वो आगे बढ़ सके, तो फिर क्या होता है? वहां पर अंतिम अवस्था आ जाती है और उसे हम आउटवाश प्लेन कहते हैं। अब अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से हो सकते हैं? अपर्दित जो स्थल रूप है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है यहां पर वो है सर्क। बच्चों सर्क क्या चीज होती है इसके बारे में देखते हैं। हिमनद की घाटी के शीर्ष पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल का होता है। एक इस तरीके से बच्चों कटोरे की आकृति का, हम आगे चित्र में देखेंगे, कटोरे की आकृति का एक गड्ढा या गर्त होता है जिसके खड़े ढाल होते हैं। ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। और ये कैसे बनता है? अपर्दन के स्वरूप बनता है। और हिमनद के जो शीर्ष है, जहां से हिमनद स्टार्ट हो रहा है, उन क्षेत्रों में यहां पर इसका निर्माण होता है और कटोरे की आकृति का यह होता है। ठीक है, जब सर्क बच्चों सर्क के बेसिन में, यहां पर सर्क के बेसिन में बर्फ जमी होती है। ठीक है, यहां पर बर्फ जमी होती है और बर्फ जमी होने के बाद ज्यादा दबाव पड़े चट्टानों पर, यदि अधिक मात्रा में दबाव पड़े तो यह
और ज्यादा अपर्दन करता है, और ज्यादा अपर्दन करने के पश्चात और बड़ा खड्डा बन जाता है, और बड़ा खड्डा बन जाता है तो उसे कहते हैं हम टॉर्न। सर्क से बना टॉर्न। ठीक है बच्चों, ये हमें याद रहेगा। शुरुआत में सर्क बनता है जो कटोरे की आकृति का होता है, इसके ढाल खड़े होते हैं। ठीक है, और जब बर्फ के दबाव से चट्टानों में और ज्यादा दबाव आ जाता है तो उससे क्या बनता है, और बड़ा खड्डा बन जाता है, और बड़ा गर्त बन जाता है, जिसे हम कहते हैं टॉर्न। ठीक है बच्चों, टॉर्न सर्क के बेसिन में अधिक हिम के दबाव से चट्टानी तली में अपर्दन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं, जिसे टॉर्न कहते हैं। हिमनद से भरा सर्क या टॉर्न में जब हिमनद पिघलती है तो झील का निर्माण होता है, जिसे सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा, यहां पर यदि ये हिमनद पिघल जाती है तो यहां पर एक झील का निर्माण होता है, और उस झील को क्या कहते हैं, सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक चित्र के द्वारा हम यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखो यहां पर ये सर्क है, इसके ढाल खड़े हैं, और यहां बीच में से एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कटोरे की आकृति का हो। ठीक है बच्चों, कटोरे की आकृति का हो, यहां पर ये सर्क इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। और यहां पर बर्फ का दबाव यदि अधिक आ जाए, बहुत ज्यादा दबाव आ जाए, तो चट्टानों पर और ज्यादा गर्त बन जाता है, जिससे टॉर्न का निर्माण होता है। और टॉर्न में या सर्क में जब पानी भर जाता है तो झील का निर्माण होता है, और उस झील को कहते हैं सर्क झील या टॉर्न झील। यहां पर हम ये देख सकते हैं अंतिम अवस्था में यहां पर हिमानी धोत मैदान हमें दिखाई दे रहा है, जो संप्राय मैदान की भांति होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम ये भी देख सकते हैं कि हिमोड, जो हम आगे पढ़ेंगे, हिमोड की अवस्थाएं किस प्रकार से होगी। यहां पर जो बच्चों यहां पर देख सकते हैं चोटी और यहां पर ये घाटियां पाई जाती है, इसे श्रृंग व कोल कहा जाता है। हिमानीकृत क्षेत्रों में, हिमानीकृत क्षेत्रों में इन चोटियों और घाटियों को श्रृंग व कोल कहते हैं। और ये जो खड़ी ढाल होती है बच्चों, यहां पर हमें देखने से पता चल रहा है, ये जो खड़ी ढाल है मुख्य घाटी के पास में जो खड़ी ढाल है, इसे हमें रुंडित ढाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहां पर इसकी चित्र दिखाई देता है। हिमोड कौन कौन से होते हैं हम आगे देखेंगे, इसमें पार्श्विक हिमोड और मध्यस्थ हिमोड हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अंतिम हिमोड की अवस्था भी हमें दिखाई देती है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। मध्यस्थ हिमोड मध्य में इस प्रकार की एक निक्षेपात्मक इकाइयां है, जबकि पार्श्विक हिमोड घाटी के पार्श्व में, घाटी के एक तरफ पार्श्व में हमें दिखाई देती है, और लास्ट में जब अंतिम अवस्था में हमें जब यत्र तत्र बिखरे हुए निक्षेपात्मक जो होती है उसे अंतिम हिमोड हमें कहते हैं, जो कि हम आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद बच्चों बनता है हॉर्न। यहां पर एक चीज और बता दूं बच्चों में, सर्क से टॉर्न और टॉर्न से बनता है हॉर्न। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखे जब तक उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता जाता है। जब सर्क बच्चों यहां पर देखने को मिल रहा है, यह सर्क जब इस प्रकार से सर्क पीछे की ओर सरकते जाते हैं, पीछे की तरह अपर्दन होते जाते हैं, तो एक नुकीली चोटी के आकार की हमें एक लाइन दिखाई देती है, जो कि कैसी होती है, कंघी या आरी के समान इनका आकार होता है। कंघी या आरी के समान इस प्रकार से ये हमें दिखाई देता है, और इन्हें हमें क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। यहां चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का हॉर्न है। आल्प्स पर्वत में बच्चों, आल्प्स जो पर्वत है यूरोप में,
उस पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ये वास्तव में क्या है? हॉर्न है, जो कि सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित होते हैं। बच्चों यहां पर दोबारा देख लेना है एक बार कि सर्क के, यहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से एक सर्क का निर्माण होता है। ठीक है, एक खड्डा, कटोरे नुमा आकृति, सर्क का निर्माण हुआ। सर्क के निर्माण में जब ये सर्क और ज्यादा पीछे हटता जाता है, इसका अपर्दन होता जाता है, तो एक चोटी बन जाती है, एक चोटी बन जाती है। और उस चोटी जो कि कंगे के आकार की या आरी के आकार की होती है, जिसके किनारे तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है, कंगे के आकार के तीक्ष्ण किनारे होते हैं, उसे हम हॉर्न कहते हैं। और अमूमन तौर पर ये हॉर्न सभी जगह पर पाए जाते हैं, विशेष रूप में आल्प्स पर्वत में, यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत में ये भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसकी विशिष्ट पहचान मैटरहॉर्न के नाम पर ही इसका नाम हॉर्न दिया गया। और हिमालय पर्वत की जो सर्वसे ऊंची चोटी है बच्चों, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जानते हैं? एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट जो चोटी है वो भी वास्तव में एक हॉर्न का ही उदाहरण है, जो कि सर्क के पीछे कटने से, सर्क के, ये सर्क है, इनमें कटाव होने से जो बचा, वो क्या बचा? एक नुकीली चोटी बची, उसे क्या कहा? उसे ही हमने हॉर्न कहा। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात है हिमनद घाटी या गर्त। हिमनद घाटी या गर्त जो होते हैं बच्चों, ये उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से हमने नदी घाटियां देखी थी। नदी घाटियां बच्चों इस प्रकार के पर्वतों में, जब यहां पर नदी घाटी देखी हमने वी आकार की घाटी, और इसके पश्चात जब प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में ये वी आकार की घाटी धीरे धीरे कट करके यू आकार में परिवर्तित हो जाती है, तो हम देखते हैं कि यहां पर यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से यहां पर हिमनद जो घाटी है वो भी यू आकार की होती है। हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती है, जो आकार में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती है, जिसके तल चौड़े व किनारे चिकने होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तल चौड़े और किनारे चिकने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हिमनद के कारण इस यहाँ पर चिकने किनारे होते हैं। हिमनद उनमें लगातार रूप से अपर्दन करते रहती है तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं, यहाँ पर ये मुख्य घाटी है बच्चों, यहाँ पर ये मुख्य घाटी है और मुख्य घाटी के पश्चात यहाँ पर ये ऊंचाई से जो गिर रही है ये लटकती हुई घाटी है, हैंगिंग वैली, ये लटकती हुई घाटी है। साथ ही इनके जो विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से त्रिकोण रूप में यह नजर आती है। यहाँ पर यह हमें कैसी दिखाई दे रही है? त्रिकोण रूप में हमें दिखाई दे रही है। और लगातार रूप से ये जो मुख्य घाटी है वो और रूप ज्यादा अपर्दन करती रहती है, क्योंकि हमें जानते हैं बच्चों, क्योंकि हिमनद जो अपर्दन है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। साथ ही साथ बहुत गहरी जो हिमनद गर्तें होती है उनमें समुद्री जल भर जाता है, जब जो कि समुद्री किनारों पर होते हैं, और जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, फ्योर्ड जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिस प्रकार से अंगुलियां निकली हुई होती है, हमारी जो अंगुलियां होती है हाथों की उस तरीके से निकली हुई होती है, उसी प्रकार से जो फ्योर्ड तट होता है वो बर्फ से निर्मित होता है। और कहां पर होता है? समुद्र तट पर। समुद्र तट पर बर्फ से निर्मित तट को क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात है निक्षेपित स्थल रूप। ऐसे स्थल रूप जो हिमानी से निक्षेपित होते हैं। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा
मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड या हिमनद गोलाश्म के रूप में जाना जाता है। जो निक्षेपित स्थल रूप है विशेष रूप से हिमोड द्वारा निर्मित होते हैं। अब हिमोड क्या होते हैं बच्चों? जो हिमनद आखिर में अपनी अंतिम अवस्था में जब पानी के रूप में बहकर के चला जाता है, जब उसमें तापमान आ जाता है तो पानी के रूप में बहकर के चला जाता है, तो उसे से जो निक्षेपित जो पदार्थ होंगे वो हिमोड के रूप में हमें प्राप्त होंगे। माना कि बच्चों यह कोई घाटी है, यह कोई घाटी है और यहां पर हिमनद बह रही है, यहां आकर के उसमें तापमान में बढ़ोतरी होगी, तापमान उसको मिल गया या किसी भी कारण से, घर्षण से या दूसरे किसी भी कारण से यहां पर बर्फ पिघल गई या रुक गई, तो क्या होगा? यहां आकर के जितना भी अपर्दन पीछे से लेकर के ये हिमनद लेकर के आई यहां पर इकट्ठा कर देगी और जिसे हम क्या कहेंगे? हिमोड कहते हैं। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल, किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। जैसे कि अब यहां पर बर्फ पिघलेगी तो क्या होगी? सरिताएं निकलेगी, यहां पर पानी बहेगा और सामान्य नदी के रूप में भी बह सकता है या छोटी छोटी सरिताओं की या छोटी छोटी पतली धाराओं के रूप में भी बह सकता है। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होने लगता है। ठीक है बच्चों, यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि पीछे से हिमनद यहां पर आई, हिमनद आने के पश्चात यहां पर रुक गया, हिमनद किसी भी कारण से, तापमान के कारण या फिर आगे प्रवाहित नहीं होने के कारण, गति नहीं होने के कारण, रुकने के पश्चात जब यहां से जल, क्योंकि हिमनद होगा तो जल तो होगा, उसमें जल निकलेगा सरिताओं के रूप में, तो जो पीछे से अपर्दन लेकर के आई है हिमनद, वो अपर्दन यहां पर निक्षेपण के रूप में छोड़ देती है और निक्षेपित हो जाती है। हिमोड, हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बच्चों। अंतस्थ हिमोड, हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके, हिमनद के अंतिम भाग में, जैसे कि मैंने बताया बच्चों, हिमनद के अंतिम भाग में, यहां से हिमनद इस तरीके से बह रहा है, यहां पर हिमनद का अंतिम भाग है, तो अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप के रूप में कटके, जब कटक बन जाती है, ठीक है, कटक का मतलब होता है हल्की ऊंचाई पर पहाड़ी नुमा आकृति, जैसे कि हमने समुद्री कटके पढ़ी थी, विभिन्न महासागरों में समुद्री जो कटके थी उसी प्रकार से यहां पर एक कटक प्रकार का लंबी लंबी कटकों का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ हिमोड। पार्श्विक हिमोड, हिमनद घाटी की दीवारों के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत के मानचित्र में बताया था बच्चों कि यदि यहां पर ये घाटी है, यहां पर ये मुख्य घाटी है, तो मुख्य घाटी के यहां पार्श्व में दीवारों पे समानांतर यहां पर पार्श्विक हिमोड का निर्माण हो जाता है। और जब पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड के साथ में मिल जाती है तो किस प्रकार की आकृति बनती है? अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल की, जैसे कि हमने चित्र में भी देखा था। यह पार्श्विक हिमोड है और यह अंतस्थ हिमोड है। यहां पर इस प्रकार की घाटी है, ठीक है, तो ये किस प्रकार की आकृति बनाएगी? घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक के निर्माण यहां पर करेगी। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित या भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोड कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं जिन्हें मध्यस्थ हिमोड भी कहते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने देखा, यदि ये इस तरीके से घाटी बह रही है तो यहां पर पार्श्विक हिमोड होगा, ठीक है, यहां पर अंतस्थ हिमोड होगा, यहां पर तलीय हिमोड होगा,
और यहाँ पर कहीं कहीं पार्श्विक हिमोड के साथ में मध्यस्थ हिमोड होगा। तो विभिन्न प्रकार के जो हिमोड है वो हमने यहां पर देखे। घाटी यदि इधर की साइड जा रही है तो दोनों किनारों की ओर पार्श्विक हिमोड होगा, जहां पर खत्म हो रही है वहां पर अंतस्थ हिमोड होगा। नीचे तली में कहीं पर भिन्न भिन्न मोटाई के अस्त व्यस्त जो हिमोड होते हैं वहां पर तलीय हिमोड होगा, और पार्श्विक हिमोड के साथ में जो हिमोड पाए जाते हैं उसे मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है हिमोड के रूप में, जो कि किस प्रकार की आकृति है बच्चों, वो कि निक्षेपात्मक आकृति होती है। यहां पर यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और चित्र में भी हमने यह देखा था। अब अगला है बच्चों एस्कर। हिमानी जलोढ़ जो निक्षेप होते हैं उनमें एस्कर एक मुख्य प्रमुख स्थलाकृतियां होती है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। यहां पर ये चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं। यहां पर बच्चों एस्कर का निर्माण हमें दिखाई दे रहा है। ये एस्कर है, ठीक है, एक लंबी कटक के रूप में हमें पाए जाते हैं। और जब हिमनद समाप्त हो जाते हैं, हिमनद समाप्त होने के पश्चात जब धाराएं निकलती है तो वहां पर एस्कर एक लंबे कटक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, जहां पर हिमानी धोत मैदान, यहां पर एस्कर, हिमानी धोत मैदान, और एक और स्थलाकृति आती है बच्चों ड्रमलिन। ये उल्टा जो लोटा होता है, उल्टा पात्र जो होता है उसके आकार का होता है, और इसका ढलान कि देखो किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, इसके हम आगे अध्ययन करेंगे। एक ड्रमलिन अवस्थाएं हैं, ये ड्रमलिन है, ये ड्रमलिन है, ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि यह एस्कर है। तो एस्कर एक कटक के रूप में होता है बच्चों। यहां पर ये देखने वाली बात है कि एस्कर एक कटक के रूप में होता है, ठीक है। और जबकि ड्रमलिन उल्टा जो पात्र होता है उसकी तरह होता है। हिमानी धोत मैदान, हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों में दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृतिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल होते हैं, हिमानी धोत मैदान निर्मित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हिमानी धोत जो मैदान है वो इसकी अंतिम अवस्था है और ये विस्तृत मैदान की ओर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर बजरी, रेत, चीका मिट्टी, मृतिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल होते हैं। अर्थात यह अपर्दन और निक्षेपात्मक से निर्मित अंतिम अवस्था में हमें हिमानी धोत मैदान दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, और इसके पश्चात आता है ड्रमलिन। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इस प्रकार से ड्रमलिन होता है। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्ट्रोस कहलाता है। हिमनद के जो सम्मुख जो भाग होता है वो स्ट्रोस कहलाता है, जो पूंछ टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। इसका अग्र भाग या स्टोस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। जो ड्रमलिन है वो हिमनद की प्रवाह की दिशा बताते हैं कि इस साइड बह रही है या इस साइड बह रही है, क्योंकि उसका जो आकार जो होता है बच्चों वो उसी प्रकार से होता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, जो ड्रमलिन है वो ड्रमलिन इस प्रकार से खड़ा ढाल का या इस तरीके से हो सकता है। और यहाँ पर ये खड़ा ढाल है, ये खड़ा ढाल हिमनद सम्मुख होता है। ये हिमनद सम्मुख होता है, इसे स्ट्रोस कहते हैं। ठीक है, और यह इसकी विशेषता यह होती है ड्रमलिन की बच्चों कि यह हिमानी
की या हिमनद प्रवाह की दिशा को भी हमें बतलाता है। इस तरीके से बच्चों आज हमने हिमानीकृत जो स्थलाकृति है उसके अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को देखा। अगली क्लास में हम तरंगों के द्वारा निर्मित अर्थात सागरीय जल के द्वारा निर्मित और पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।